अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुसलसल डेडलाइंस और इश्तिहारी करार दिए जाने के बावजूद आज भी नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत पर वाजे कर दिया कि अदालत को नवाज शरीफ की हाजिरी चाहिए। उन्हें हुकूमत ने बैरून मुल्क भेजा, अब हुकूमत ही उनकी हाजिरी यकीनी बनाए। अब हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी, हुकूमत से पूछेंगे। मगर मुल्क में एक मुलाकात का चर्चा है। एपीसी से पहले एक मुलाकात हुई, अब जो कंफर्म हो गई है वो थी पार्लिमानी रहनुमाओं की। आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात। कल शेरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने इस हवाले से कहा कि ये मुलाकात हुई, हमें फ़ोन किया गया कि आर्मी चीफ मिलना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास कौमी मामले पर बात करनी है। और वहाँ पर जो बातें हुई, उन्होंने कहा कि ना हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से नैब का जिक्र किया गया, ना ही कोई दूसरी सियासी बात की गई। बल्कि मैंने वहाँ पहुँचकर सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म कहाँ हैं, वज़ीर आज़म बतौर पार्लिमानी लीडर इसकी सदारत क्यों नहीं कर रहे हैं। मगर नून लीग के हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सारे जिक्र उन्होंने किए। ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत आप लोगों पर तनकीद कर रही है कि आर्मी चीफ से मिले, सियासी मामला आर्मी चीफ के आगे उठाए, नैब का मामला उठाया गया। आर्मी चीफ ने आपको भी जवाब दिया कि इलेक्शन की रात आपने कॉल की थी धांधली के हवाले से और बाद में आप इलेक्शन भी जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब ये मामला उठाने का। एक तो मैं आपको कथी तौर पे ये बात आपको बता दूं कि वहाँ पे नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर या नैब के मतलब कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कथी तौर पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ये मैं आपको बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ। जिसने भी ये इतला आपको दी है या मीडिया को दी है, उन्होंने गलत बात की है। हमें ये एक रोज़ कबल जो है, जिस दिन ये मीटिंग थी उससे एक रोज़ कबल जो है वो टेलीफोन आया कि चीफ जो हैं वो आर्मी चीफ जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिक़ कोई मीटिंग करना चाहते हैं और तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज जो प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में, बोथ सेनेट में और नेशनल असेंबली में, उनको बुलाया गया। हम वहाँ पे चले गए, बाकी सारी पार्टीज भी मौजूद थी, कोई पार्टी एब्सेंट नहीं थी। शेरी रहमान ने जो है वो उठाया मसला कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब हिंदुस्तान ने फ़िज़ाई हमला किया था, हमने उनका जहाज़ डाउन किया था, उस मीटिंग में भी जो है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे और आज भी वज़ीर आज़म साहब जो है ना इस मीटिंग में तशरीफ़ नहीं लाए। ये बड़ा अहम मामला है, कानूनी और आइनी मामला है। 5वां सूबा बनाया जा रहा है, तो इस मसले के ऊपर वज़ीर आज़म की प्रेजेंस जो है ज़रूरी थी। तो इससे जो है थोड़ा सा मीटिंग का रुख जो है उसका डिस्कशन का बदला और वो रुख इस तरफ चला गया कि आर्मी जो है वो उसको क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है, फौज को क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है। ये बेसिकली पॉलिटिशियंस जो है ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इस तरफ ये बहस चली गई और उससे वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी जो है वो एक किस्म की गवाही बन गई कि अगर वज़ीर आज़म यहाँ पे होते, वज़ीर आज़म ने चार्ज लिया होता हालात का, तो आर्मी चीफ को जो या फौज को ये मसला डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडर्स को न बुलाना पड़ता, बल्कि ये पार्लियामेंट में ही कहीं किसी कमेटी रूम में ये मामला डिस्कस हो जाता। तो ये शेरी रहमान ने आपको बिल्कुल दुरुस्त बताया। तीसरा बात पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि नैब के मतलब वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। तीसरी बात जो है, आर्मी चीफ साहब ने बहुत सी बातें की उन्होंने। मैं जो है डेकोरम मेंटेन करना चाहता हूँ। उस मीटिंग की जो अंदरूनी बातें हैं वो पब्लिक की जो है वो कंजम्पशन के लिए किसी पॉलिटिकल एंगल से मैं प्रेजेंट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मेरा जिक्र हुआ है तो जब इलेक्शन में धांधली का वहाँ पे जिक्र हुआ, ये मौजू वहाँ पे ज़ेर बहस रहा, तो उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे एड्रेस करके उन्होंने कहा कि आपने मुझे रात गए जो है, उन्होंने 8 बजे कहा, लेकिन मुझे याद पड़ता है ये 2-3 बजे आफ्टर मिडनाइट मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है कि हमारे पोलिंग स्टेशनों से हमारे लोग निकाल दिए गए हैं, रिजल्ट जो है सफ़ेद कागज़ों पे दिए जा रहे हैं, फॉर्म 45 पे नहीं दिए जा रहे और मैसिव किस्म की यहाँ पे रिगिंग हो रही है। ये मैंने उनको कहा। उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, जो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि मैंने इनको कहा कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक होगा। तो मैं सुबह जो है उस वक्त जो है अभी रिजल्ट कंक्लूड नहीं हुए थे,
दूसरे दिन सुबह जाके, मैंने इससे पहले 5 इलेक्शन शाहजेब लड़े हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक रिजल्ट कंक्लूड हो जाते हैं शाम को, यही 2-3 घंटे के बाद जो है पोलिंग के रिजल्ट कंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन दोपहर को जाके रिजल्ट जो है हमें मिला, जिसमें मैं कोई तकरीबन 1700 या 1800 वोट की लीड पे जीता। कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे जो रोके गए हुए थे, वो सुबह 9 बजे अपलोड किए गए। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पोलिंग एजेंट्स की इंफॉर्मेशन है, जो मैं जो है किसी वक्त आपके सामने पेश भी कर सकता हूँ। तो इसका जिक्र उन्होंने ज़रूर किया और मैंने बिल्कुल कांटेक्ट किया, इसमें कोई शक शुबे की या मैं कोई इससे इनकारी नहीं हूँ। और मैंने इसलिए किया कि पोलिंग स्टेशनों के ऊपर फौज तैनात थी उस वक्त। फौज जो थी पोलिंग स्टेशनों की हिफाजत कर रही थी, वहाँ का जो डेकोरम था या वहाँ की जो सैंक्टिटी थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी फौज उस वक्त। तो मेरा आर्मी चीफ से जो है वो राब्ता जो है वो था उस नाते से कि इंतजामात फौज के पास हैं, तो ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है तो उसमें मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं उसका जो जवाब जो मैंने आपको बता दिया, जो आर्मी चीफ ने उस महफिल में भी कहा और मुझे भी उन्होंने कहा डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इतना मुझे उन्होंने कहा और यही उन्होंने उस महफिल में भी बताया है। और मैं बिल्कुल इससे इनकारी नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने ठीक किया। मगर साथ में ये भी कहा आर्मी चीफ ने, क्योंकि आपने कहा कि कॉल मुझे इसलिए इलेक्शन कमीशन की जगह आपने आर्मी चीफ को इसलिए कॉल की क्योंकि फौज तैनात थी। आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि भाई हम नहीं चाहते मुदाखलत करना, आइंदा आप लोग कानून साजी करें और पुलिस भी मजबूत की जाए और जहां पर सिक्योरिटी का मसला हो वहां पर फौज को बुलाएं, वो भी जब इंतजामिया कहे। आइंदा फौज नहीं होगी इस तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व। ये एग्जैक्टली जो आप वर्ड्स कह रहे हैं ये बात नहीं है, लेकिन जिस्ट जो है आर्मी चीफ के सारी गुफ्तगू की जिस्ट ये थी कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली वो पूरे 70-72 साल की, बल्कि 73 साल की वो उन्होंने मेंशन किया कि जितने भी फौज की मुदाखलत हुई है उसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया कि वो इसलिए हुई है कि सिविलियंस जो हैं उन्होंने ये स्पेस जो है वो फौज को प्रोवाइड की और एक दूसरे के खिलाफ जो है फौज से मदद मांगी। ये बात जो है उन्होंने की, एक दफा नहीं 2-3 दफा उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से बैठा हुआ हूँ और गिलगित बल्तिस्तान का जो मसला है वो एक बड़ा हसास मसला है। सीपैक का माउथ है गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ पे बैरूनी ताकतें इस वक्त बड़ी तंदेही से ऑपरेट कर रही हैं सीपैक की वजह से, तो हमें इस मसले को फौरी तौर पे हल करना चाहिए। और भी बहुत सी बातें उन्होंने की जो मैं हिचकिचा रहा हूँ कहने के लिए कि एक मीटिंग का डेकोरम जो है वो मजरू ना हो। मगर क्या शहबाज शरीफ मगर शहबाज शरीफ साहब ने शिकायतें की वजीर आजम की कि वजीर आजम तकरीरें ऐसी करते हैं, फिर उन्हें जवाब भी मिला कि तकरीरें तो आप भी क्या करते थे, सड़कों पर घसीटने की और ये सारी की सारी बातें आप क्या करते थे। ये शहबाज शरीफ साहब ने शिकायतें शुरू कर दी। तकरीरों के मुताल्लिक उन्होंने 2-3 बातें की। मुझे आपने कहा तो मैं आई एम बीइंग ब्रदर, मुझे आप जो है वरगला के बातें निकलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सियासतदान जो है तकरीरें करते हैं और देखें आपने कहा कि मैं घसीटूंगा और वो बाद में आपके सामने आई। वजीर आजम की सारी तकरीरें जो है उनके सामने आ रही हैं, ये उन्होंने वजीर आजम का भी कहा, वजीर आजम की तकरीरें भी सामने आ रही हैं। फिर उन्होंने कुछ मुलाकातों का जिक्र किया कुछ लोगों के साथ। मैं प्लीज़ मुझे ज़्यादा तफसील पे मजबूर ना करिए, आपने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो इसलिए मैंने जो है वो ज़रा बराबर करने के लिए उन्होंने कहा। वज़ीर आज़म का भी उन्होंने कहा कि उनकी तकरीरें सारी जो कुछ वो माजी में कहते रहे उनके आगे आ रही हैं, ये भी उन्होंने कहा वहाँ पे। ये आर्मी चीफ ने कहा कि जितनी तकरीरें वज़ीर आज़म माजी में करते थे उनके आगे आ रही हैं। जी एग्जैक्टली ये अल्फाज हैं उनके, मैं उनके अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मैं फिर कहूँगा कि मैं उस मीटिंग का मुझे एहतराम है। वो एक मीटिंग जो है एक हसास मामले के लिए हुई थी, लेकिन यहाँ पे बात जो है उस सारी मीटिंग का मैं जिस्ट आपको बता देता हूँ जो मेरा नुक्ता नज़र है और मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज जो है वहाँ पे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इस नुक्ता नज़र को। ये मैं कहता हूँ कि वहाँ पे इज्तिमाई नुक्ता नज़र था कि माजी में 70-72 सालों में जो एक्सेसेस कमिट हुई हैं फ्रॉम ऑल कंसर्न्ड, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं उन्होंने एक्सेसेस कमिट किए हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, यानी फौज भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, अदालतें शामिल हैं, मीडिया शामिल है, ये सारे। और ये बेसिकली मैंने वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है,
जो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनके दरमियान जो हैं, और ये जो है किसी एक छत के नीचे बैठ के सेटल होने चाहिए। और ये सेटल इस तरह होने चाहिए कि हमें अपने इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल इंटरेस्ट को पसे पुश डालना होगा, और नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और जो आवाम की हाकमियत है उसके ऊपर बेस्ड जो है, जो हमारा आइन का हिस्सा है, हम कोई फ्यूचर के लिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसा विरसा छोड़ के जाएं कि पिछले 70-72 साल में सब ने मिलकर जो कुछ किया है, जितने लोग जो इशराफिया है, हुक्मरान इशराफिया जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, वसीयत एक सियासी वर्कर के, जिसके हिस्सा जो है वो अयूब खान भी थे, जिसका हिस्सा जो है याया खान मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक भी थे, जिसका हिस्सा जो है वो हमारी अदलिया के बाद बड़े अफसोसनाक किस्म के किरदार भी जो है वो हमारी अदलिया के उसमें आते हैं, मीडिया भी उसमें अपना हिस्सा पूरी तरह डाला हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। ये मैंने वहां भी ये चीज जो है उस गैदरिंग के सामने रखी, और बाय एंड लार्ज और लोगों ने भी यही बात की, मैं आर्मी चीफ ने भी यही बात की। तो जब सब लोगों में ये कंसेंसस है कि भाई टेरिटरी जो है वो हमने खुद दी, यानी सियासतदानों ने खुद खाली की, खुद इनवाइट किया फौज को कि वो आए। अगर इस नोट पर आप लोगों की मीटिंग हुई जिसमें कंसेंसस भी हुआ, आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से यही बातें की, आइंदा के हवाले से भी बातें की गई, तो उसके 3-4 दिन बाद नवाज शरीफ साहब ने इतनी अग्रेसिव तकरीर की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस एपीसी के एलामिये में इतनी अग्रेसिव बातें हैं। धैर्य शहबाज शरीफ साहब ने, आप लोगों ने बताया तो होगा नवाज शरीफ साहब ने को कि ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में ये बातें हुई हैं। जब पहले ही कंसेंसस इन बातों पर हुआ था तो इतना फिर अग्रेसिव तकरीर, जारहाना तकरीर और एपीसी का जारहाना एलामिया? देखें, ये जो है इसमें सिर्फ एक मीटिंग में जो है ये बात जो है निपट नहीं सकती अपना शाहजेब। इसमें जो है आपको जो है एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग जो है 2-3-4 महीने के लिए एक नेशनल लेवल के ऊपर डायलॉग इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं उस मीटिंग में तो ये टॉपिक, ये एजेंडा था ही नहीं, ये तो बरसरे क्या कहते हैं तस्करा ये मामला शुरू हुआ और ये डिस्कशन हुई और सबका कंसेंसस था। मैं फिर रिपीट करूंगा, तो मेरा अपना ख्याल है कि आज भी जो है एक डायलॉग जो है, एक फॉर्मल डायलॉग जो है, शुरू में इनफॉर्मल शुरू कर लें, बाद में उसको फॉर्मलाइज कर लें, इस मौजू पे होना चाहिए। हम इस वक्त ये एक्रिमनी, ये तलखी जो है नेशनल लेवल पे, इसको क्यों अपनी अगली नस्ल को दे के जा रहे हैं? डायलॉग कैसे होगा? नवाज शरीफ साहब की स्पीच के बाद तो आप लोगों पर भारतीय एजेंडे पर, भारतीय एमा पर ये बातें करने के इल्जाम लग रही हैं, नवाज शरीफ पर लग रहे हैं। साथ ही वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने आज भी ट्वीट किया कि उन्होंने काबीना के आगे ये मामला रखा है कि ACCP से डेटा चुराया गया जफर एजाजी के बेटे के जरिए और ये भारत में मुंतकिल किया गया। तो आप लोगों पर गद्दारी और ये सारी की सारी बातें जो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है गद्दारी के इल्जाम और ये सारे के सारे मामला वो लग रही हैं। डिबेट तो आगे नहीं बढ़ेगी, ये तो अब ये हो रहा है। शाहजेब, मेरे वालिद पे 1966 में गद्दारी का मुकदमा बना था 124A के तहत, और वो 1.25 साल जेल में रहे। अब मेरे ऊपर आर्टिकल 6 का जो है वो कार्रवाई चल रही है और काबीना ने ये अप्रूव की। दिस इज perhaps the only example। शफकत महमूद साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ की कि मुझ पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो मैं एक आपके सामने गद्दार इब्ने गद्दार बैठा हुआ हूँ। तो ये तो हमारी तारीख है। फैसल वावडा साहब पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आए हैं, ज़रा अपनी देख लें कि कितनी दफ़ा उन्होंने एमनेस्टी ली, लंदन में कितनी जायदादें हैं जो इस वक्त अदालतों में मामला चल रहे हैं वो देख लें, ECP के सामने जो मामला चल रहे हैं वो देख लें, टैक्स उन्होंने कितना पे किया है वो देख लें, डिग्री उनकी जो है न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने ECP को दी नहीं है, ड्यूल नेशनलिटी उनके पास है। देखें, एक्विटी जब आप क्लेम करते हैं, आप फेयर प्ले क्लेम करते हैं, तो कानून कहता है जो मैक्सिमम है एक्विटी का कि यू शुड हैव क्लीन हैंड्स। तो मैं माजरत के साथ कहूँगा कि फैसल वावडा साहब के हैंड्स क्लीन नहीं है। ये बातें वो क्लेम करे जिसके अपना दामन साथ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आज से 2000 साल कबल कहा था मेरी मैगडलिन के केस में कि इसको पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन साफ है। तो मेरा ख्याल है कि ये वन शुड नॉट even mention his name or mention what he has said or what he has uttered in the cabinet। साहब, मगर मुझे फिर साथ में बताइएगा कि डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? आप तो कह रहे थे कि डिबेट
आगे बढ़नी चाहिए और डिबेट होनी चाहिए। अब ऐसे मामले में तो आपने इदारों को नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करके नाराज नहीं कर दिया। जो शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत चाहते थे वो वाला मामला भी पीछे रह गया। यहाँ तो जो वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मैं वाहिद चॉइस, हमारे अलावा चॉइस क्या है। अब कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि अब तो नवाज शरीफ की तकरीर ने ठप्पा लगा दिया कि हाँ इमरान खान ही वाहिद चॉइस है। तो आप लोगों ने तो अपने आप को चॉइस भी जी देखिए, ये ठप्पा लगाने वाली बात जो है, ये इमरान खान विल बी जज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस व्हिच इज माइनस परफॉर्मेंस, जो है ना, जीरो भी नहीं है, माइनस परफॉर्मेंस है। नवाज शरीफ जो है मेरी बातों से या किसी और की बातों से जज नहीं होगा, वो अपनी परफॉर्मेंस से जज होगा। और ऑलरेडी लोग उसको जज कर रहे हैं। 2-3 महीने में जो है उनको 2.5 साल आधी टर्म उनकी खत्म हो जाएगी। आप देख लें, सारी चीजें जो है वो माइनस में चली गई हैं। ग्राफ जो है वो जमीन के अंदर धंसते जा रहे हैं। मैं और आप नहीं, मैं इसको जज करेंगे, पाकिस्तान की आवाम जज करेगी। तो इसमें अगर हम कोई बात करते हैं या कोई और पार्टी बात करती है तो इट डजंट मैटर। जो है हम तो बात कर रहे हैं बेसिकली कानून और आइन की बात कर रहे हैं, अवाम की हाकमियत की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। लेकिन तो हमारे साथ अगर कोई किसी का कोई नाराजगी है तो उससे मुझे ये बताया जाए कि इमरान खान को किस तरह उसका फायदा पहुंचेगा। इसका मतलब है कि जो इक्वेशंस ऐसी मौजूद हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर में, तो जो इस किस्म की बातों को तकवीयत देती हैं वो इक्वेशन, जिस तरह शेख रशीद साहब का आपने नाम लिया है, तो मेरा ख्याल है कि ये गुफ्तगू जब खत्म होगी तो वहां से इब्तदा होगी कि आपने इस मुल्क में, इस वतन अजीज में आइन की और कानून की हुक्मरानी किस तरह कायम करनी है और तमाम अदारे जो हैं वो आइन की पासदारी किस तरह करेंगे और अपनी अपनी हदूद और क़यूद में, अपनी अपनी टेरिटरीज में, अपनी अपनी स्पेस में रह के आइन के तहत किस तरह ऑपरेट करेंगे। और साहब, मगर अब ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब एक अलग बयानी पे यकीन रखते हैं। अगर नवाज शरीफ ने मुल्क में आना नहीं है, शहबाज शरीफ साहब तो उनको एयरपोर्ट लेने भी नहीं पहुंच पाए थे, वो भी एक हिस्ट्री है पूरी। उसके बाद वो बयानी के हवाले से वाज़े तौर पर कहते हैं कि जी मैं चाहता हूं कि इदारों के साथ, तो ये बात आप बयानी आगे बढ़ाएंगे कैसे? इनफैक्ट जो एक विंडो थी शहबाज शरीफ साहब की वो भी बंद नहीं हो गई है। देखिए, मैं विंडो कोई भी बंद नहीं होती। हमने 8 साल 9 साल स्ट्रगल की जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त। उस वक्त भी जो है शेख रशीद साहब फरमाया करते थे कि जी नहीं आएगा वापस नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से वापस आया। 8 साल उसने हुक्मरानी की, दो दफ़ा सूबे में और एक दफ़ा सेंटर में। हमारी 5 साल MLN की हुकूमत रही। तो मैं नहीं समझता कि ये सियासी तज्ज़िये जो है वो जो है किसी शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक किया अगर हो तो वो उसी तरह होता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है जो कादिर मुतलक है, ये उसकी मर्जी से होता है। इंसान जो है जब उसके हाथ में ताकत होती है तो वो मुतलक इनान बन जाता है, वो अपने आप को हर चीज़ का मालिक समझता है। ये बात बार बार हिस्ट्री में जो है ये इस किस्म के सबक दिए गए हुए हैं, इस किस्म के लेसन मौजूद हैं, लेकिन हम लर्न नहीं करते। कोई भी लर्न नहीं करता, कोई भी तबका लर्न नहीं करता। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुलाकात की बातें भी उन्होंने बताई, इसके अलावा जो मामला थे उस पर भी उन्होंने बात की। हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद होंगे, उनसे मौका मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। एक तरफ APC हुई, नवाज शरीफ ने तकरीर की, दूसरी तरफ आज अदालत की तरफ से कह दिया गया है कि हुकूमत ने भेजा था, हुकूमत ही वापस लेकर आए और अदालत के सामने नवाज शरीफ को पेश करे। आज काबीना का इजलास भी हुआ। क्या करेगी हुकूमत? हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, अदालत ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि आपकी हुकूमत ने भेजा था, अब अदालत के सामने नवाज शरीफ को पेश करें। उन्हें भेजने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया भी नहीं गया। क्या करेगी हुकूमत? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सबको मालूम था कि वो किस मकसद के लिए और पूरे उनका जाना और वहाँ पे लम्हे की खबर मौजूद थी। तो ये तो नहीं है कि मालूम नहीं था, लेकिन यही है कि मेरे ख्याल में तो जिस शख्स ने जमानत दी है, जो कि गारंटर बना था, क्योंकि हमने तो 7 अरब रुपए की श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने को कहा था, लेकिन अदालत ने मुनासिब समझा और उन्होंने उनको एक स्टैम्प पेपर पे जिसमें गारंटर शहबाज शरीफ थे। तो एक्चुअली मैं इतना लॉ नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि जो गारंटर होता है वही जिम्मेदार होता है जिसकी गारंटी उसने दी हुई थी उसको लाने का।
और मगर शिबली फराज साहब, एक अहम बात यह है कि उस गारंटी में लिखा हुआ था कि वफाकी हुकूमत चेक करेगी वहाँ पर। अब अगर आप लोग पहले मुसलसल चेक कर लेते, 2-3 हॉस्पिटल से भी चेक कर लेते और अदालत को बता देते, तो फिर गारंटी कॉल हो सकती थी शहबाज शरीफ साहब पर, और वो लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कि हमें तो नहीं बताया, अब हमारे सामने पेश करें। तो क्या करेंगे आप? देखें, हम तो सारी जितनी भी लीगल जो भी प्रोसेसेस होते हैं, हम अपना इसी आने वाले 2-3 रोज में हम वो प्रोसेस शुरू करेंगे। हम ब्रिटिश हाई कमीशन से भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी हम अप्रोच करेंगे कि उनको यहाँ पे लाया जाए। साहब, और साथ में ये बताएगा, आज काबीना का इजलास था एपीसी के बाद, हमें नजर आया वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के इजलास से भी बात की, उसके बाद हमें वफाकी हुकूमत नजर भी आई, मुख्तलिफ वज़रा आकर बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आज क्या बात हुई नवाज शरीफ साहब की, एक तो जो स्पीच थी उस पर और एपीसी पर? देखें, अगर सच्ची बात पूछते हैं ना, आई विल बी 100%। आजकल तो खबरें वैसे ही पता चल जाती हैं, लेकिन एपीसी का तो जिक्र तक नहीं हुआ, बिकॉज ये एक हमारे लिए उस लिहाज से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉन इवेंट था। एक शख्स है जो कि कानून को मतलूब है, उसके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि वो अगर वो पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे अगर लेक्चर दे रहे हैं, तो वो तो हम सबको मालूम है। हमें तो ये देखना है कि एक शख्स जो कि 3 दफा वजीर आजम रह चुका है इस मुल्क का, और वो ये समझता है कि वो कानून से बालातर है, वो लंदन के पुरतय्युश माहौल में बैठ के पाकिस्तान की अवाम की जो सख्तियां हैं उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो ये तो एक इंतहाई एक ऐसा शो था जिसमें कि उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया बिकॉज वो एक्सपोज हो गए। मतलब अगर अक्टूबर से जलसे शुरू करते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन भी अवेलेबल है और कंसेंसस हो गया है, साथ में अगर ये इस्लामाबाद की तरफ जनवरी में जाके मार्च करते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी अगर नवाज शरीफ वहीं रहते हैं मगर पार्टियों का यहाँ कंसेंसस होता है और आगे बढ़ते हैं? देखें, मैं तो पहली बात ये करता हूँ कि इनका ये ब्लफ कॉल करना चाहिए। इस्तीफा देना इनकी बात, इनकी उसकी बात नहीं है, बस की बात नहीं है। इन्होंने ये धमकियां दी हैं एंड वी विल लाइक टू कॉल। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इस्तीफे दें, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये इस्तीफे दें। ये इस्तीफे देंगे सारे जो कि अपोजिशन के कह रहे हैं, फिर मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। इनकी बातें एक हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं इनकी एक बात होती है, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये फिर चे गुवेरा भी बन जाते हैं, ये नेल्सन मंडेला भी बन जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इनसे ये पूछें कि आया शहबाज शरीफ इस जो तकरीर उन्होंने की है उससे वो मुत्तफिक हैं, उसको वो एंडोर्स करते हैं, या इनकी और पार्टी के लीडरशिप जिस तरह एहसन इकबाल है मतलब और जितने भी एपीसी के एलामिये पर शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने तकरीर हुकूमत के खिलाफ की, नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरी सिमत में तकरीर की, इदारों के हवाले से बात की, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात की, मगर एपीसी के एलामिये में शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत किए हैं। तो अगर ये सड़कों पर आते हैं, जलसे करते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, क्योंकि इस्तीफा पहला ऑप्शन नहीं कहा इन्होंने। ये आपने एक इंटरेस्टिंग चैलेंज दिया है कि जी मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये देंगे, मगर इस्तीफा पहला ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल पहला ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखें, आप ये इनसे ये पूछें कि आया इतनी जो लंबी इन्होंने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो दिया है उसमें सारी चीजें तो नेगेटिव हैं। उसमें ये बताएं कि मुल्क या आवाम किधर है, उन्होंने उसके लिए क्या प्रपोजल दिया है। बिकॉज अगर वो ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को हटाया जाए, जो कि इनका पहले दिन से, अभी तो चले 2 साल हो गए हैं, इनका तो पहले दिन से यही था कि हुकूमत फेल हो गई है। इनके तो ख्वाब ख्याल में नहीं था जब उसमें यूनाइटेड नेशन में तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने आके इधर धरना कर दिया। जो कश्मीर के लिए हमने नैरेटिव बनाया था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर कोविड हुआ, ये खुश हुए कि ये तो अब इकॉनमी बैठ जाएगी खुदा ना खास्ता, या लोग मरना शुरू होंगे खुदा ना खास्ता, तो ये तो हुकूमत जाएगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। हमने आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को ये सड़कों पर आते हैं तो आ जाएं, उसके बाद जलसे कर लें, उसके बाद बेशक इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर लें, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, हुकूमत इन्हें नहीं रोकेगी, इस्तीफे देने वो भी दे दें। देखें, हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा मुल्क को, जब ये मुल्क के अंदर होते हैं तो मुल्क को मुआशी तौर पे, इदारों के तौर पे नुकसान पहुंचाते हैं, और जब अगर उनको बहुत शौक है अल्ताफ हुसैन बनने का तो भले बने। हमें तो लोग ये कह रहे हैं कि जी उनका वो तो तैयारी कर रहे हैं असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम लेने की। एक लीडर जो कि 3 दफा वजीर आजम बना हो, उसमें एक इखलाकी वो होनी चाहिए, कंपल्शन होनी चाहिए कि वो आके अपने मुल्क को, जिसने इसको सब कुछ, ये जो मुल्क से जिन अपार्टमेंट्स में ये बैठ के तकरीर कर रहे हैं, जिन अपार्टमेंट्स में ये बैठे हुए हैं, जिस पुरतय्युश माहौल में, ये तो पाकिस्तान का पैसा है। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। चैलेंज कर रहे हैं कि इस्तीफे दें, मैं 7 इस्तीफा दे दूंगा। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं।
8 साल के बाद सानेह बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सामने आ गया है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुजरिमान रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को सजाए मौत सुना दी, जबकि इन दोनों मुजरिमों की मदद करने के इल्जाम में 4 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एमक्यूएम के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजिमान को इल्जाम साबित न होने पर बरी कर दिया गया। अदालत ने एमक्यूएम की कराची तंजीमी कमेटी के साबिक सरबराह हम्माद सिद्दीकी और मुलजिम अली हसन कादरी के दायमी वारंट भी जारी कर दिए हैं। आज जारी होने वाले अदालती फैसले के मुताबिक रहमान भोला और जुबैर को 264 अफराद को कत्ल करने पर 264 मरतबा सजाए मौत दी जाए। जुर्म में सहूलत फराहम करने वाले 4 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसले के मुताबिक सहूलतकारों ने केमिकल के साथ मुजरिमों को फैक्ट्री में दाखिल होने में मदद की। इस केमिकल के इस्तेमाल से 264 जानों का नुकसान हुआ। 8 साल बाद आज इस केस का फैसला सामने आया है। ये वो केस है जिसमें कई बार ड्रामाई मोड़ आए। इब्तिदा में इसे गफलत करार दिया गया, फिर 3 साल बाद अचानक एक मुलजिम के बयान के बाद ये दावा किया गया कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। इस केस के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। 264 अफराद जाँ बहक हो गए, 60 से ज़ायद जख्मी हुए। 23 लाशों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने गफलत का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें फैक्ट्री के मालिक अब्दुल अजीज भाईला, उनके 2 बेटों अरशद भाईला और शाहिद भाईला को मुलजिम नामजद किया गया। इब्तिदाई तफसीलात सामने आई कि फैक्ट्री में हंगामी तौर पर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था और फैक्ट्री इंतजामिया ने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इकदाम भी नहीं किए हुए थे। हुकूमती इदारों को भी गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। FIR दर्ज हुई और अदालत में कार्रवाई शुरू हुई, जो फरवरी 2015 तक चलती रही, मगर फिर इस केस में एक नया मोड़ आया। रेंजर्स ने एक गिरफ्तार मुलजिम रिजवान कुरैशी से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में GIT रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें मुलजिम रिजवान ने दीगर कई जराइम के साथ इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि MQM ने भत्ते के लिए बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। इस बयान के बाद बल्दिया फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े की फिर से तहकीकात का मुतालबा किया गया। सिंध हुकूमत ने 24 फरवरी 2015 को मुलजिम रिजवान कुरैशी के इल्जामात पर GIT बनाने का हुक्म दिया। GIT ने 42 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। GIT ने इस वाक़े से मुताल्लिक दोबारा तहकीकात की और अपनी रिपोर्ट बनाई, जिसके तहत इस वाक़े की एक नई FIR दर्ज हुई। GIT की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के बाद GIT इस नतीजे पर पहुंची कि MQM के कारकुन जुबैर और अब्दुल रहमान भोला ने फैक्ट्री में केमिकल फेंका, जिसकी वजह से आग लगी। मोहम्मद जुबैर ने आग MQM की कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी के कहने पर लगाई, क्योंकि हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालिकान से 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। फैक्ट्री मालिकान 1 करोड़ रुपए भत्ता देने को तैयार हो गए थे, मगर हम्माद सिद्दीकी नहीं माना और उसने मोहम्मद जुबैर और अब्दुल रहमान भोला को फैक्ट्री में केमिकल से आग लगाने की हिदायत की, जिसकी वजह से 264 अफराद की जान चली गई। GIT ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि वाक़े की FIR भी MQM के इशारे पर दर्ज की गई ताकि फैक्ट्री मालिकान पर दबाव डाला जाए। GIT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह वाक़या हादसा नहीं था, बल्कि बाकायदा एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। वाक़े की तहकीकात शुरू से ही इस अंदाज में की गई, जिसका फ़ायदा मुतासरीन के बजाय मुजरिमान को हुआ। GIT के मुताबिक वाक़े की जो पहली FIR थी, रियासत उससे दस्तबरदार हो जाए और एक नई FIR दर्ज करवाई जाए, जिसमें दहशतगर्दी और भत्ताखोरी की दफात के तहत रहमान भोला, हम्माद सिद्दीकी, जुबैर और उसके साथियों समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। फिर नई FIR दर्ज हुई। उसके बाद ये केस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चला और आज इसका तफसीली फैसला सामने आया है, मगर अभी भी इस केस का सबसे अहम किरदार हम्माद सिद्दीकी कानून की गिरफ्त से बाहर है। कैसे ये प्लानिंग हुई, कौन मास्टरमाइंड था, ये सब अभी तक सामने नहीं आ सका है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में नैब की गिरफ्तारी के अख्तियार पर सवालात उठा दिए हैं। ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बार बार अदालतें ये सवाल उठाती रही हैं और नैब तहकीकात में ताउन के बावजूद मुलजिमान की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार कर चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर ने दलाइल दिए कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ नैब तहकीकात मुकम्मल करके रेफरेंस दायर कर चुका है, जबकि एहतसाब अदालत मुलजिम पर फर्द जुर्म भी आयद कर चुकी है। शाह खावर ने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एक हुक्मनामे का भी हवाला दिया, जिसमें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इन्हीं बुनियादों पर नैब के एक मुलजिम को जमानत कबल गिरफ्तारी दे दी थी। शाह खावर ने अदालत से दरख्वास्त की कि इन्हीं बुनियादों पर उनके मौक्किल को भी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने नैब के वकील से पूछा कि जब मुलजिम ट्रायल का सामना कर रहा होता है तो गिरफ्तारी क्यों की जाती है? क्या नैब ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि इसके पास गिरफ्तारी का इख्तियार होता है? क्या यह कानून में बदनीयती नहीं है? नैब वकील ने जवाब दिया कि अगर ये उसूल मान लिया जाए तो सब मुलजिमान को जमानत मिल जाएगी। समाअत के आखिर में बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फरीकैन के वकीलों से कहा कि नैब गिरफ्तारियों के मामले पर अदालत की मुआवनत करें, साथ ही दरख्वास्त गुजार की अबूरी जमानत मंजूर कर ली।
ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नैब की गिरफ्तारियों के हवाले से अदालतों के सख्त रिमार्क सामने आते रहे हैं। अदालतें मुख्तलिफ मौक़ों पर चेयरमैन नैब के गिरफ्तारी के इख्तियार पर सवाल उठाती रही हैं। नवंबर 2018 में जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में डिविजनल बेंच ने मुलजिम को गिरफ्तारी के हवाले से नैब की फैसला साजी पर सवाल उठा दिए और पूछा कि नैब अब तक एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तैयार क्यों नहीं कर सका। रवां साल जनवरी में जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब की गिरफ्तारी की पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि नैब को चाहिए कि पहले तहकीकात मुकम्मल करे और फिर मुलजिम को सजा अवार्ड की जाए। इसी तरह रवा साल मार्च में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क सामने आए कि नैब की जानिब से गिरफ्तारी के अख्तियार के गलत इस्तेमाल से गवर्नेंस सिस्टम और मईशत पर मनफी असरात हो सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में सिंध हाई कोर्ट ने MDPSO तैनाती केस में शाहिद खान अब्बासी और दीगर की जमानत से मुतालिक तफसीली फैसले में ऐसे ही खदशात का इजहार किया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि यह तयशुदा कानून है कि जब तक तहकीकाती इदारे की बदनीयती साबित न हो जाए गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी जाती। अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर इस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर कर दिया गया। हम नैब की बदनीयती को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी जबान बंद की जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए हैं तो जवाब नहीं दिया गया। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की APC के 2 दिन बाद नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को भी बुला लिया है। उन्हें 1 अक्टूबर को असासों की तफसीलात के साथ नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश होने का कहा गया है, मगर इस केस की तफसीलात अभी तक नहीं बताई गई। हमने तर्जुमान नैब से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरे इल्म में नहीं है, दफ्तर बंद हो चुका है, मैं इस हवाले से तफसीलात हासिल नहीं कर सकता। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।